हाँ बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो बात की थी एनएलएम के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, है ना। न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात की थी हमने, है ना। उसके आगे हम बात करेंगे मोमेंटम तक जो है हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। उसके आगे जो है हमारे पास एक और टॉपिक आता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है? वैसे देखा जाए तो ये चेंज इन मोमेंटम या फिर मोमेंटम ही इसको हम कह सकते हैं, है ना। इम्पल्स क्या होता है? मोमेंटम टाइप से ही होता है, पर ये जो है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब जैसे हमने किसी चीज़ पर फोर्स लगाया बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बहुत हाई इम्पैक्ट करेगा, तो उस सिचुएशन में हम बात करते हैं इम्पल्स की, है ना। इम्पल्स की बात हम उस सिचुएशन में करते हैं, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगेगा, है ना। फोर्स लगेगा किसके लिए? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है हमारे पास में फोर्स अप्लाई होता है, एक बहुत छोटे टाइम के लिए अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्पल्स कहते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो है ना, क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए तो हम इसको चेंज इन मोमेंटम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। वैसे बेसिकली जो है हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है ना, उसी को हम अप्लाई करते हैं। जो हमारे पास में जो किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में, है ना, फोर्स का, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला क्या था हमारा? याद करो, F इक्वल्स टू जो है हमारा था dp अपॉन dt। इस dt को हम अगर इधर लेकर चले जाएंगे, है ना, ये dt इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? dp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f dt, और यहाँ पर जो भी लिमिट होगी हमारी वो हम अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इम्पल्स कहलाएगा, ठीक है। ये इम्पल्स कहलाता है। और इसी में हम आगे बात करते हैं, अगर हम जो है यहाँ पर जो है फोर्स और टाइम का हमें ग्राफ दिया हुआ है, किसका ग्राफ दिया हुआ है? ग्राफ दिया हुआ है हमें किसका? फोर्स और टाइम के वर्सेस जो है ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो अगर ये इस ग्राफ की हम बात करें तो ये हमें क्या देगा? अगर इसका आप एरिया निकालेंगे, है ना, अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो वो एरिया जो है हमें देगा क्या? इम्पल्स, है ना। यानी फोर्स और टाइम का जो एरिया होता है वो हमें क्या देगा? इम्पल्स देगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम हमें वो देगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? चेंज इन मोमेंटम को ही हम यहाँ पर कह रहे हैं इम्पल्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसी चीज़ को जो है चलो एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि मान लो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कुछ ज़ीरो से, है ना, ज़ीरो से जो है हमें t इक्वल्स टू ज़ीरो से t इक्वल्स टू 3 पर जो है हमें यहाँ पर क्या फाइंड करने को बोला है? मोमेंटम फाइंड करने को बोला है, ठीक है। फोर्स हमें दिया हुआ है, ऊपर भी 200 न्यूटन और नीचे भी 200 न्यूटन, ये हमें फोर्स इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में जो है 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब जो है अगर हम यहाँ पर बात करने बैठे, ठीक है, चलो यहाँ पर 2 तक ही लेते हैं हम इसको, ठीक है। 2 तक ही लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा कैलकुलेशन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो देखो, अगर हम यहाँ पर से एक ग्राफ जो है हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है, इधर जो है ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास में 2 है, इस जगह पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब ये जो एरिया जो हमें देखने को मिल रहा है इधर भी और इधर भी, है ना, ये जो एरिया हमें देखने को मिल रहा है ये हमें क्या देगा? इम्पल्स देगा। अगर इस एरिया को हम निकालेंगे तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे हम? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 है, 0 है ऊपर, तो यहाँ नहीं, हमारे पास में जो है एरिया हम निकालेंगे क्या होगा? ट्राइंगल जैसा शेप है, तो इम्पल्स हमें निकालना है। हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, है ना। अगर हम ऐसे जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर इम्पल्स आ जाएगा। इसी सिचुएशन के लिए मैं इम्पल्स की बात करता हूँ, तो इम्पल्स मेरे पास कितना होगा देखो, है ना। इसी सिचुएशन के लिए जो है मैं यहाँ पर इम्पल्स की बात करता हूँ, तो इम्पल्स कितना होगा?
नॉर्मल सी बात है, देखो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर हमारा एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एरिया जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। अगर हम दोनों की बात करें तो एक जो है इनिशियल वाली सिचुएशन, ये फाइनल वाली सिचुएशन, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया दोनों का निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में इस क्वेश्चन में इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से हमें क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके अंडर एरिया निकाल लेंगे, तो हमारे पास में वहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये तो ट्राइंगल की टर्म्स में दिया हुआ था, हो सकता है हमें रेक्टेंगल की टर्म्स में दिया हुआ हो सकता है ग्राफ ऐसा हुआ आपका कुछ, है ना, ग्राफ जो है हमारा कुछ वहाँ पर हमें ऐसे दिया हुआ है। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये हमारा जो है टाइम 1 हो गया, यहाँ पर टाइम जो है वो 2 हो गया, ये जो है ये 3 हो गया, और यहाँ पर टाइम जो है हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इस शेप के लिए अगर आप निकालने बैठोगे तो एरिया हम निकाल सकते हैं, या तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल कर, है ना, और इसका निकाल कर ऐड कर दो, इन दोनों का ऐड कर दोगे, ये ट्राइंगल है और ये ट्रेपेजियम है तो इन दोनों का निकाल कर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, देखो ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो है ये थर्ड वाला जो है ट्राइंगल हो जाएगा, और ये भी ट्राइंगल है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी। या फिर हमारे को कोई आपको टी की टर्म्स में जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है ना, टी की टर्म्स में जो है हमारे को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, उसमें भी हम जो है क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, हमारे को F दिया हुआ है हमारे को t² + 1 न्यूटन, है ना, t² + 1 न्यूटन जो है हमारे को यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है बेटा। ठीक है, वहाँ पर जो है हमारे को टाइम जो है t ही मान लो आप, ठीक है, टाइम जो है हमारे को कितना दिया हुआ है, t ही दिया हुआ है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इम्पल्स फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन कर देंगे, वही सिंपल सा मेथड हमारा f dt। ठीक है, f dt हमें दिया हुआ है, f की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू हो गई हमारे पास में ये, dt के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगी, आप चाहो तो यूनिट वैल्यू जो है यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं, 0 पुट करेंगे तो सभी 0 हो जाएगा, है ना। देखो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा t³ / 3, इधर हो जाएगा t, ये आ गया हमारे पास में इम्पल्स, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, जब t पुट करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, है ना, और 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो है यहाँ से इम्पल्स जो आया वो कितना आया, ये हमारे पास में बेटा यहाँ पर से इम्पल्स आएगा। ठीक है, इम्पल्स की यूनिट भी वही यूनिट होती है जो हमारी मोमेंटम की होती है। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है हमारी, kg/s, है ना, kg/s जो है हमारे किसकी वैल्यू यूनिट होती है, मोमेंटम की होती है। वही यूनिट यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है बस, है ना। इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, है ना। एक शॉर्ट ड्यूरेशन में जो फोर्स अप्लाई हुआ है, बहुत कम टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको जो है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मेथड है हमारे पास में। अगर एरिया दिया, अगर आपको ग्राफ दिया हुआ हो तो हम उसका एरिया निकाल देंगे, उसके अंदर जितना भी जो एरिया है कर्व के अंदर उसको निकाल देंगे तो हमारे पास में जो है यहाँ पर से इम्पल्स निकल जाएगा। और सेकंड मेथड के आपको यहाँ पर से वैल्यू दी हुई है ना, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर इस टर्म में जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ी और बात करते हैं हम, सेकंड और फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ बातें हैं उनको भी हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, है ना, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, है ना, फर्स्ट लॉ जो है वो हमें क्या देता है यहाँ पर, फर्स्ट लॉ जो है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो हमें जो है क्या डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है ना। डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो है वो हमें दी थी, क्योंकि हमने क्या करा था, पहले फर्स्ट लॉ जो है उसको वहाँ पर हमने समझा था और उसके जस्ट बाद जो है हमने फोर्स के बारे में जो है ना, फोर्स के बारे में पूरी डिटेल उसकी डेफिनेशन जो है हमने निकाली थी
कि भाई फोर्स क्या होता है, एनी पुल और पुश जिसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हो सके, है ना, क्या क्या चेंजेस हो सकता है, स्पीड, डायरेक्शन, शेप एंड साइज। अगर इनमें कोई भी चेंजेस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स। तो यानी फर्स्ट लॉ जो है वो क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है ना। फर्स्ट लॉ जो है वो क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं हम सेकंड लॉ की। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो फोर्स को, है ना, सेकंड लॉ जो है वो फोर्स को मैथमेटिकली, है ना, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है ना, मैथमेटिकली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फोर्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। सेकंड लॉ जो है वो क्या कर रहा है, उसी चीज़ को, है ना, उसी फोर्स को जो है क्या कर रहा है यहाँ पर मैथमेटिकल। हमने जब सेकंड लॉ में बात की तो सारी चीज़ें मैथमेटिकल थी कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के, है ना। जो भी फोर्स वहाँ पर अप्लाई हो रहा है उसके एक्सटर्नल फोर्स के वो क्या है, डायरेक्टली जो है हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यही जो था हमारा, इसी चीज़ को हमने मैथमेटिकली जो है लिया था, है ना। उसी के बाद आगे बात करते हैं उसी के बाद आगे बात करते हैं बेटा, है ना। अब देखो, अब अगर मान लो, अगर एक यूनिफॉर्म मोशन की और अगर रेस्ट की बात करें, रेस्ट पर ऑब्जेक्ट है, या फिर मान लो कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना। यूनिफॉर्म मोशन करेगा मतलब हम जानते हैं v कांस्टेंट, है ना। हमारे पास में एक फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता है F इक्वल्स टू ma, है ना, F इक्वल्स टू ma, ये फोर्स का हमारे पास में फॉर्मूला हुआ करता था। अब v कांस्टेंट तो a जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई a 0, तो हमारा फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्स 0 हो गया तो अब हम आगे चलते हैं इसी उस पर, है ना। अब हमारा जो सेकंड लॉ है उसी के ऊपर बात करते हैं वापस से, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेकंड लॉ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड लॉ जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड लॉ जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या हुआ करता था, F इक्वल्स टू dp अपॉन dt, ये हमने देखा था, है ना। अब यहाँ पर फोर्स 0 है तो मैं इसको 0 पुट कर देता हूँ, तो dp जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, है ना, dp अपॉन dt जो है क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो dp जो है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास डायरेक्ट 0 हो जाएगा, है ना। अगर dp 0 हो गया तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मेरा चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। चेंज इन मोमेंटम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई p फाइनल जो है ना, और p इनिशियल जो है वो 0 हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई p फाइनल और p इनिशियल जो है हमारा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी स्टार्टिंग में जो वो मोमेंटम लेकर चला था, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में जो है मोमेंटम लेकर चला था वही उसके पास में फाइनल भी है ना, वही मोमेंटम उसके पास में फाइनल भी है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसके पास मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है दोनों क्या होंगे, यहाँ पर से सेम होंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। इसी में हमने जो है एक और चीज़ देखी थी, जब हमने जो है इसका डिफरेंशिएशन किया था तो हमने एक तो बेसिक जो हम फॉर्मूला देखते हैं क्या, भाई मास कांस्टेंट और वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल, ठीक है, ये हमने देखा था। मास कांस्टेंट और वेलोसिटी क्या थी, हमारी वेरिएबल थी। उसी में हम थोड़ा और आगे बात करते हैं, है ना, उसी में हम थोड़ा और आगे बात करते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि भाई ये जो है रॉकेट प्रपल्शन जो होता है ना, रॉकेट प्रपल्शन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, मास को वेरी करते हैं। जैसे कि हमने फ्यूल का एग्जांपल लिया था, है ना, हमारी बाइक में, कार में जो है फ्यूल हम भरवाते हैं, एंड में जो है बहुत डिस्टेंस तक जब हम चलते हैं तो वही मास उसके पास, मतलब बाइक का मास इनिशियल में और फाइनल में सेम नहीं होगा, क्योंकि जो वहाँ पर फ्यूल था वो बर्न हो गया। अगर बर्न हो गया तो यानी वहाँ पर जो है हमारे पास में मास जो है वो क्या कर रहा होगा, उस सिचुएशन में वेरी कर रहा होगा। अब मास वेरी कर रहा होगा अगर मास वेरी कर रहा होगा तो हम वहाँ पर बात करेंगे किसकी, रॉकेट प्रपल्शन की। तो एक है ना, रॉकेट प्रपल्शन का जो है हम एग्जाम्पल देखते हैं।
रॉकेट प्रोपल्शन का जो है हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। देखो मान लो ये हमारा रॉकेट है, ठीक है, ये हमारे पास में रॉकेट है। यहाँ पर जो है जब ये चलेगा तो यहाँ पर से क्या होगा, गैसेस जो है वो बाहर निकलेंगी, है ना। जब ये चलेगा तो ये गैसेस बाहर निकलेंगी, इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है। नीचे जो है इसके पास कुछ मास होगा, है ना, इसके पास में कुछ मास होगा, तो नीचे जो है हमारा क्या देखने को मिलेगा, mg देखने को मिलेगा। पर इसका फोर्स कहाँ पर होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लगा, जिसे हम अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या कहते थे, अपथ्रस्ट कहते थे, है ना। तो अपथ्रस्ट जो है हमारे पास में यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा अपथ्रस्ट। तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की, है ना। इस सिचुएशन में हम क्या बात करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। तो वी रिलेटिव जो होगा हमारा, है ना, वी रिलेटिव और dm अपॉन dt जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, फोर्स को। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने देखा था कि भाई मैंने बताया था कन्वेयर बेल्ट वाला एग्जाम्पल होता है, और एक जो है हमारे पास में कौन सा एग्जाम्पल होता है, रॉकेट प्रोपल्शन का। और भी एग्जाम्पल है जहाँ पर फ्यूल यूज़ होगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे मास में, है ना। तो उसका भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, ठीक। तो आगे बात करते हैं। देखो अब अगर मैं इसके लिए एक इक्वेशन को डेराइव करने बैठूँ, है ना, इक्वेशन को डेराइव करने बैठूँ, ये जाएगा कहाँ, एक्सेलरेशन कहाँ, ऊपर। तो ये ज़्यादा होगा तभी एक्सेलरेशन ऊपर होगा। तो हमारे पास में v रिलेटिव dm अपॉन dt, है ना, नीचे फोर्स लग रहा है कौन सा, mg, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारा वो क्या होगा, ma, है ना। इस एक्सेलरेशन की वजह से रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो होगा हमारा ma। तो रॉकेट प्रोपल्शन का जो एग्जाम्पल होता है बेटा हमारे पास में, है ना, उसमें जो है ये इक्वेशन हमें देखने को मिलती है, v रिलेटिव dm अपॉन dt माइनस mg इक्वल्स टू ma, है ना। ये इक्वेशन हमें देखने को मिलती है। इसी का यूज़ हम जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हमारे जेई में भी और नीट में, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको आप करवा रहा हूँ, ठीक है। तो v जो है v dm dt, v कौन सा, रिलेटिव वाला, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता है ना, ये हमारी जो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऊपर जा रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये क्या करेगा, ऊपर जा रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं v रिलेटिव dm, है ना, v रिलेटिव dm अपॉन dt माइनस mg इक्वल्स टू m0। ये ज़ीरो हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ये पूरा पार्ट ज़ीरो। तो v रिलेटिव dm अपॉन dt इक्वल्स टू mg, है ना। मतलब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वही क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो यानी इस सिचुएशन में क्या करेगा, है ना, इस सिचुएशन में क्या करेगा, mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वो सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, mg के इक्वल हो गया। एक और कॉन्सेप्ट होता है ना, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, एक और कॉन्सेप्ट होता है इसी के ऊपर, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या है, हम बात करते हैं स्पेस में, बात करते हैं हम, जहाँ पर g की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है ना। फ्री स्पेस का एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, फ्री स्पेस का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हमारा g जो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है ना। फ्री स्पेस का एग्जाम्पल जहाँ पर जो है v क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी g क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब g ज़ीरो हो जाएगा, इसी फॉर्मूला को आप देखना, g ज़ीरो हो गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v रिलेटिव, ये वाला पार्ट ज़ीरो, dm अपॉन dt, है ना, ये वाला पूरा पार्ट ज़ीरो, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, ma के। मतलब नीचे कोई भी फोर्स जो है उसको जितना, मतलब उसके पास में वेलोसिटी होगी उसी से ऊपर जाएगा, नीचे उसको कोई भी अपोज नहीं करेगा। जो ग्रेविटी की तरह जो फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अगर वो ज़ीरो हो गया तो फिर हमारे पास में हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रॉकेट जो है वो ऊपर जाएगा, उसको कोई अपोज नहीं करेगा, और वो जहाँ जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जाता जाएगा। फ्री स्पेस में ये होता है, चीज़ें मूव कर पाती है, क्यों, ग्रेविटी नहीं होती है ना। तो ये बात समझ में आई। चलो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा, इजी सा, बढ़िया सा, बहुत बढ़िया सा, है ना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर बेटा, देखो, है ना, एक क्वेश्चन है हमारे पास में,
उसमें हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखो, हमें ऑब्जेक्ट का जो है यहाँ पर है ना, ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज़ दी हुई है, कुछ वैल्यूज़ दी हुई है हमारे को यहाँ पर, कितना ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कितना दिया हुआ है 600 kg। रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है ना, रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है रिलेटिव वेलोसिटी हमारे को यहाँ पर 1000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमसे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाई आप बताओ कि भाई जो मास है उसकी रेट में जो चेंज हो रहा है, मास में मतलब जो डिक्रीज हो रहा है वो चेंज क्या होगा, कितना होगा, वो हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है। और एक कंडीशन इन्होंने दी हुई है कि वेलोसिटी, ये जो मूव कर रहा है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, ये जो मूव कर रहा है ना, यानी सिंपल सी बात v जो है वो क्या दिया हुआ है हमारे को, कांस्टेंट दिया हुआ है। अब जो लास्ट में हमने टॉपिक देखा बेटा, उसी के लिए अगर हम बात करें यहाँ से, है ना, जो अभी हमने यहाँ पर लास्ट में टॉपिक देखा है उसमें हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बात करते हैं। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सोल्यूशन देखो इसका, है ना, सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर। अब v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट मतलब हमें एक और चीज़ दी हुई है, क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई, है ना, a की वैल्यू 0 हो गई। अब a की वैल्यू हमारे पास में अगर 0 होगी तो हमारे पास जो केस लगेगा, जो हमने अभी केस देखा था वही वाला लगाएंगे, लास्ट वाला, ये जो सेकंड लास्ट वाला था वो वाला, है ना, जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी जो है, फर्स्ट वाला जो था हमारा, मतलब उसमें बात करें कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो क्या थी हमारी, कांस्टेंट थी, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा 0। तो लगाते हैं v रिलेटिव, है ना, v रिलेटिव dm/dt इज इक्वल्स टू क्या होगा, a तो 0 हो गया, m जो है हमारा वो भी हो गया, है ना, तो यानी mg इसके इक्वल होगा, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा पर कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा पर कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो वो सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमें dm/dt जो है इन्होंने फाइंड करने को बोला है। क्या हमें g की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, यहाँ पर लिख देते हैं g क्या होता है, हम यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन के लिए g की वैल्यू कितनी लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v की वैल्यू हमें दी हुई है 1000, dm/dt जो है वो हमें पता ही है क्या होता है, m की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 600, g की वैल्यू जो है वो होती है हमारे पास 10, है ना, तो dm/dt हमारे पास में जो है यहाँ से क्या आएगा, 600 × 10 डिवाइडेड बाय 1000, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ से हमारे पास जो रेट आ जाएगी dm/dt वो कितनी आ जाएगी, 6 kg पर सेकेंड, है ना, ये इसकी यूनिट होगी हमारे पास में कि भाई इतना kg जो है वो पर सेकेंड में क्या हो रहा है वहाँ पर, है ना, इतना kg जो है वो पर सेकेंड में क्या हो रहा है वहाँ पर कम होता जा रहा है, ये डिक्रीज, फ्यूल इतना बर्न हो रहा है पर सेकेंड, इतना kg फ्यूल उसमें बर्न हो रहा है, तब जाकर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल पा रहा है ना। तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन था। इसी के बाद हम आगे चलते हैं और थोड़ा, ठीक है, एक और सिचुएशन देखते हैं। देखो ये हमने देखा है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो, है ना, अब हमारे पास में एक टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक, देखो, है ना, हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, अगर हम एक लिफ्ट में बैठे हैं, है ना, अगर हम एक लिफ्ट में बैठे हैं तो एपरेंट वेट क्या होगा, एपरेंट वेट जो है क्या होगा, तो उसकी कुछ कंडीशंस है हमारे पास में, कुछ सिचुएशंस है, उसको देखते हैं, है ना। एपरेंट वेट जो है वो क्या होगा हमारा वहाँ पर, उसके लिए हम बात करेंगे, है ना। तो देखो कुछ कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करता हूँ, है ना, फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूँ, जब हमारी लिफ्ट चल नहीं रही है ना, लिफ्ट जो है वो क्या हो रही है, ये मान लेते हैं लिफ्ट है हमारी, इसमें एक आदमी जो है बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है ना, कुछ भी है, ठीक है, ठीक, ये लिफ्ट जो है इसका एक्सेलरेशन 0, ऊपर भी नहीं जा रही नीचे भी नहीं जा रही। अब है ना, इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, ऊपर फोर्स लगेगा कितना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है बेटा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है उसी के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे, उसको डीपली और आगे हम लेकर चलेंगे थोड़ा सा, बस एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको जो चीज़ यहाँ पर जो हमारे पास ये था उसी के लिए हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऊपर जो है वो क्या लगेगा, ये इसके सरफेस के कांटेक्ट में ऊपर नॉर्मल फोर्स, नीचे mg फोर्स,
है ना। तो नॉर्मल जो है इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, नॉर्मल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। ये बैलेंस हो गया, है ना, ये बैलेंस हो गया। इस कंडीशन में देखो ये क्या हो गया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया इन्होंने। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली। ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ इसका, कि भाई यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो गया, ऊपर जा भी रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अब इस सिचुएशन में अगर ये ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जाएगा, मान लो ये फ्री फॉल कर रहा है ना, फ्री फॉल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, अपरेंट वेट जो है वो क्या देखने को मिलेगा हमें, है ना, n इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो ये वाला केस, इसके ऊपर और केसेस है वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ, है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ हम चलते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, वैसे तो हमारा फेवरेट है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ है ना, वो क्या कहता है देखो, है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो क्या कहेगा हमारे से यहाँ पर, कि भाई अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं, है ना, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, मान लो मैंने अपना हाथ लिया और दीवार पर बहुत ज़ोर से मारा, तो ऐसा होगा सिर्फ दीवार को चोट आएगी, मुझे तो आएगी नहीं, है ना। ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्या होगा, जैसे हम दीवार पर मारेंगे तो उतनी ही चोट हमें भी आएगी। मतलब इसमें क्या हो गया, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। मैंने इसकी तरफ मारा, दीवार जो है वो कहाँ पर मारेगी, बाहर की तरफ मारेगी, है ना, यानी मेरे हाथ के ऊपर मारेगी। मतलब यहाँ पर जो सिचुएशन होगी हमारी, न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल किसमें, मैग्नीट्यूड में, है ना, इक्वल किसमें, मैग्नीट्यूड में, इक्वल एंड अपोजिट किसमें, रिएक्शन, है ना, सॉरी अपोजिट जो है क्या होगा इसका, डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल क्या, मैग्नीट्यूड, और अपोजिट क्या, डायरेक्शन, है ना। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब न्यूटन क्या कहते हैं कि भाई अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना। इसमें हमें जो है दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना, मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जो है बेटा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, है ना, डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। और आगे इसमें बात करते हैं भैया कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, तो जहाँ पर हमारे पास फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, जहाँ पर हमारे पास फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा वहाँ पर भी जो है ये अप्लाई होगा। मतलब इसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट जहाँ पर होगा वहीं पर अप्लाई होगा, ये वहाँ पर भी अप्लाई होगा जहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तो नो नीड, किसकी नीड नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट की इसमें कोई नीड नहीं है ना, फिजिकल कांटेक्ट की इसमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। यानी और जैसे ये सेम बॉडी पर, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया और ये इसके ऊपर इसी के ऊपर अप्लाई होगा, नहीं, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो इधर से इस डायरेक्शन में, मतलब ये बॉडी है हमारी, है ना, अगर ये हमारे ऊपर mg लगा रहा है नीचे वाले डायरेक्शन में, तो हम इसके ऊपर mg लगाएंगे ऊपर वाले डायरेक्शन में। अगर आप फ्लोर पर खड़े हो तो आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो नीचे वाले डायरेक्शन में, तो वो जो फ्लोर है वो भी आपके ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का, है ना, हम नीचे लगा रहे हैं, वो कहाँ लगाएगा, ऊपर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, यहाँ पर हमारे पास में mg फोर्स लगाएगा। मतलब वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है ना, डायरेक्शन अपोजिट है, और दूसरी बॉडी पर लग रहा है, सेम बॉडी पर नहीं लगता है, मतलब ये, है ना, तो ये अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई किस पर, ऑन सेम
बॉडी मतलब हमेशा डिफरेंट बॉडी पर अप्लाई होगा। डिफरेंट बॉडी पर कैसे? अगर एक एक्शन इस पर है तो रिएक्शन जो है वो मेरे हाथ पर होगा। अगर एक्शन अगर मैं इससे एक्शन बोर्ड पर कर रहा हूँ तो रिएक्शन जो होगा वो मेरे हाथ पर होगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं इसी में। इसमें जो टाइम होगा, रिएक्शन का टाइम भी सेम होगा, है ना। एक्शन और रिएक्शन दोनों का ही टाइम जो होगा, एक्शन एंड रिएक्शन, है ना, एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा उसका टाइम जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। एक ही टाइम पर कोई मिनट्स का भी, सेकंड्स का भी, मिली सेकंड्स का भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं दीवार पर मार रहा हूँ, दीवार उसी टाइम पर मेरे हाथ पर मारेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने मारा और फिर बहुत देर बाद दीवार जो है मुझे मारेगी, है ना। वो चीज़ यहाँ पर नहीं हमें देखने को मिलेगी, है ना। ये बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया, है ना। तो थर्ड लॉ जो है वो क्या कहता है बेटा? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल जो है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट जो है वो डायरेक्शन में। ठीक है, और उसके अलावा हमने यहाँ पर क्या क्या देखा? मैग्नीट्यूड जो सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। यहाँ पर कोई फिजिकल जरूरी नहीं है, मतलब फिजिकल कांटेक्ट हो या ना हो दोनों ही चलेगा, मतलब है ना। फिजिकल कांटेक्ट की ऐसी नीड है नहीं कि फिजिकल कांटेक्ट होगा तो ही वहाँ पर जो है हमें एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर इसको जो है अगर हम बात करें कि भाई सेम बॉडी पर अप्लाई नहीं होगा, डिफरेंट बॉडी पर अप्लाई होगा, एक दूसरी बॉडी पर, एक दूसरी बॉडी पर, है ना। एक्शन अगर इस वाली बॉडी पर अप्लाई है तो रिएक्शन उस वाली बॉडी पर अप्लाई होगा। उसके बाद एक्शन और रिएक्शन जो है वो क्या होंगे? सेम टाइम पर अप्लाई होंगे। ठीक है, सेम टाइम, सेम इंस्टेंट पर अप्लाई होंगे, सेम टाइम पर। कोई मिली सेकेंड्स का भी जो है यहाँ पर डिफरेंस नहीं देखने को हमें मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ये हमारा जो है थर्ड लॉ जो है न्यूटन का, वो ये कहता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है तो ऐसा होता है ना, दोनों को साथ में डैमेज होता है। ऐसा तो नहीं है पहले वाले को जो है पहले डैमेज हो गया, बाद वाले को जो है 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटे बाद डैमेज हो रहा है, अरे वाह मैं तो मर गया। ऐसा तो नहीं होता, दोनों को सेम टाइम पर, सेम इंस्टेंट पर जो है क्या होगा? डैमेज होगा। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये था हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये थर्ड लॉ था हमारा, इसको एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। यहाँ पर फोर्स जो होगा वो कैसे होगा, है ना। मान लो ये अगर एक्शन है तो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव और इक्वल मैग्नीट्यूड का जो है हमारे पास में क्या होगा? रिएक्शन फोर्स होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, है ना। इसी के बाद हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, है ना, और डिटेल में चलते हैं हम इसी पे। ये सारी चीज़ें वैसे आपने पहले पढ़ी थी, कुछ चीज़ें जो हैं इनकी, है ना, बहुत सारा, मतलब हम थोड़ा उसी चीज़ को डीप में लेकर गए, है ना। अब इसमें और आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, है ना। उसमें ही बेसिक हमें जो पढ़ना है उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बेसिक हमें जो पढ़ना है उसी के बारे में हम बात करेंगे। नाम सबके देखेंगे कौन कौन से फोर्स जो है हमारे पास में होते हैं, है ना। कौन कौन से फोर्स होते हैं उनके बारे में हम बात सबके बारे में नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि भाई कितने टाइप्स के जो है हमारे पास में फोर्स होंगे, है ना। टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है वो हमारे पास में होगा। तो फर्स्ट टाइप होता है हमारे पास में कांटेक्ट फोर्स, है ना। और सेकंड जो है वो होता है हमारे पास में नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। फर्स्ट होता है हमारे पास में कांटेक्ट फोर्स, है ना, और सेकंड जो है वो होता है हमारे पास में नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं? जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की नीड होती है। मतलब मैं इस पेन को टच करूँगा, है ना, मैंने इसको उठाया, मैंने इसको टच किया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर हम दोनों के बीच में एक कांटेक्ट है ना। पर अगर मैं इसको नीचे छोड़ूंगा तो ये अपने आप नीचे चला गया, है ना। मैं इसको छोड़ूंगा, मैंने फेंका नहीं है, मैं सिर्फ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना हाथ ऊपर लेकर भी छोड़ूंगा तब भी ये कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। ये होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब हमने कांटेक्ट नहीं किया, अपने आप नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें एक नॉन कांटेक्ट फोर्स देखने को मिला, है ना। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट जो है कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करें, है ना, कांटेक्ट फोर्स के बारे में फर्स्ट बात करें तो देखो कांटेक्ट फोर्सेस जो है उनके नाम क्या क्या होंगे। फर्स्ट होता है हमारे पास में मस्कुलर फोर्स, है ना। सेकंड जो है वो होता है हमारे पास में नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, है ना, टेंशन फोर्स, है ना। तो और भी जो है इसमें फोर्सेस बहुत सारे होंगे हमारे पास में, है ना, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, है ना। तो बहुत सारे और भी फोर्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हमारे पास में
नॉन कांटेक्ट में भी जो है, नॉन कांटेक्ट फोर्स के भी हमारे पास में टाइप्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है उसके भी हमारे पास में टाइप होते हैं। कौन कौन से, देखो फर्स्ट जो है वो हमारे पास में होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, और मैग्नेटिक फोर्स, और थर्ड जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो ये फोर्स हमारे पास में होते हैं। हम यहाँ पर जो है इस चैप्टर में हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर हम किन किन के बारे में बात करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स, इस चैप्टर में हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो फोर्सेज है, इनके ऊपर आपको पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। ग्रेविटेशन खुद एक चैप्टर है, मैग्नेटिक फोर्स जो एक पूरा एक पार्ट है ना, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ने को मिलेगा, ये पूरा एक पार्ट है हमारा फिजिक्स का, ठीक है। ऐसे ही जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी एक पूरा पार्ट है, 2 पार्ट में आप उसको पढ़ेंगे, है ना। एक तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे इस चैप्टर में किस किस के बारे में, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, इनके बारे में हम जो है इस चैप्टर में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम नॉर्मल फोर्स से, है ना। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा हम किससे, नॉर्मल फोर्स से, ठीक है। नॉर्मल फोर्स से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो देखो चलो नॉर्मल फोर्स स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। नॉर्मल, इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहा जाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना, हम ये मानते हैं कि भाई हम जो है अर्थ को नीचे की तरफ जो है क्या कर रहे हैं, उसके वो नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर की तरफ हमें जो है बैलेंस करने के लिए लगता है, ठीक है। हमारे ऊपर जो है फोर्स लग रहा है, जैसे कि ये बोर्ड जो है यहाँ पर है, नॉर्मल फोर्स की वजह से है ना। हम धरती पर खड़े हुए हैं, धरती माता के ऊपर, तो वो भी कैसे खड़े हुए हैं, नॉर्मल फोर्स की वजह से खड़े हुए, नहीं तो क्या होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होता, हम नीचे चले जाते, पूरा अंदर चले जाते, है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स, इसीलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहा जाता है। पर रिएक्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है ना। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो आगे बात करते हैं हम इसी में। नॉर्मल फोर्स जो है वो एक टाइप का रिएक्शन फोर्स है, एक टाइप का फिजिकल कांटेक्ट फोर्स है। सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ी नीड जो होती है वो किसकी होती है, फिजिकल कांटेक्ट की होती है ना। नीड जो है इसमें हमें क्या देखने को मिलेगी, सबसे मेन नीड जो है वो क्या है, कांटेक्ट होना चाहिए बॉडीज़ के बीच में जहाँ पर ये फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। कांटेक्ट होना चाहिए जहाँ पर ये अप्लाई होगा। दूसरी चीज़, अगर हम नॉर्मल फोर्स जो है फाइंड कर रहे हैं, है ना, अगर नॉर्मल फोर्स फाइंड कर रहे हैं और उसकी वैल्यू या तो ज़ीरो और नेगेटिव हो गई, या तो ज़ीरो हो गई या फिर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, है ना, या तो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई या फिर नेगेटिव हो गई, तो उस सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर कोई भी, है ना, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें देखने को मिलेगा देयर, है ना, वहाँ पर कोई भी जो है, कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है ना। देयर इजंट कांटेक्ट फोर्स, यानी वहाँ पर कोई भी जो है फोर्स नहीं है कांटेक्ट वाला, ठीक है। वहाँ पर कोई भी कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स नहीं है ना, वहाँ पर कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है। ये इससे पता लगता है, अगर उसकी वैल्यू या तो ज़ीरो होगी, क्योंकि ज़ीरो मतलब अगर कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू जो है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो, तो यानी नॉर्मल वहाँ पर कांटेक्ट नहीं होगा, या फिर नेगेटिव होगी तो भी वहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं होगा। पॉजिटिव में इन्फाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, है ना, वो चलने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर नेगेटिव में और ज़ीरो में इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इसी को समझने के लिए इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अब पूरा जो टॉपिक है हमारा, एक लंबा चौड़ा टॉपिक इसी के ऊपर चलेगा, कुछ क्वेश्चंस भी हम इसमें देखेंगे, है ना। पूरा टॉपिक इसी के ऊपर हम बात करेंगे अब, ठीक है। तो देखो, अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात, है ना। किसके बारे में बात, फ्री बॉडी
डायग्राम के बारे में बात। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ना। मान लो ये हमारे पास में एक ब्लॉक जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, किसी भी टेबल पर, किसी भी चेयर पर, कहीं पर भी रखा हुआ है। एम मास का जो है ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बैठूंगा, क्या करने बैठूंगा, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बैठूंगा तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है बेटा, जितने भी उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, उन सारों को हम क्या करेंगे, वहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। जितने भी वहाँ पर जो है क्या लग रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एम ब्लॉक था, इसमें नीचे वाली डायरेक्शन में जो है, यानी ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा था, mg लगा रहा था, तो ये इसके ऊपर जो है वो क्या लगाएगी, mg फोर्स लगाएगा। अच्छा, जब ये इसके ऊपर mg लगा रहा था तो यहाँ पर हमें नॉर्मल फोर्स देखने को मिलेगा, और उसी सिचुएशन में नॉर्मल फोर्स हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है ना, अगर मैं इस सिचुएशन में बात करूँ, है ना, अगर मैं इस सिचुएशन को ऐसे लिख दूँ, है ना, अगर मैं इस सिचुएशन को ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर जो है हमारे पास में इस पर जो है mg लग रहा है, इसके ऊपर ये जो है नॉर्मल लग रहा है, तो क्या यहाँ पर बेटा ये जो है एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहले ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। तो हम कंडीशन की तरफ जाएंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर में क्लियर कहा था, है ना, कि भाई फोर्स जो होना चाहिए ना, नहीं कहा था तो कोई बात नहीं, बताता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो फोर्सेज होने चाहिए, एक और पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर बनता है कि भाई जो फोर्सेज होने चाहिए वो सेम टाइप के होने चाहिए, तब हम क्या मानेंगे, है ना, जो फोर्सेज होंगे वो सेम टाइप के होंगे, तब हम मानेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। जैसे कि मैं इस अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये अर्थ भी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, ये सिचुएशन हमारे पास में बनती है ना। मतलब इस वाले एक्शन का ये रिएक्शन है mg, ना कि ये n, और इस वाले नॉर्मल का अगर ये एक्शन लेते हैं हम तो ये जो है रिएक्शन होगा, और इन दोनों में से कोई भी एक्शन और कोई भी रिएक्शन हो सकता है। मैंने तो समझने के लिए यहाँ पर बता दिया, ये भी एक्शन हो सकता है और ये भी रिएक्शन हो सकता है ना। तो कोई भी एक्शन और कोई भी रिएक्शन हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं इसी में, है ना। मान लो अब एक ब्लॉक के ऊपर, है ना, एक ब्लॉक के ऊपर ये m है, इसके ऊपर जो है एक और m है ना। अब ये हमारे पास में, इसको मान लेते हैं ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाने बैठोगे, है ना, तो देखो कैसे बनेगा। ये हमारा एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, यहाँ पर m2, ये m1, ये नीचे फोर्स लगाएगा इस पर कितना, है ना, m1, ठीक है, m1g, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा n1, ऐसे ही ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा m2g, ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा n, है ना, कौन सा, n2। अब वैसे के वैसे ही जो है हमारे पास में और रिएक्शन फोर्स बनेंगे, ऊपर से नीचे एक नॉर्मल फोर्स बनेगा, नीचे से ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनेगा। ऐसे ही जो है हमारे पास में बहुत सारे फोर्सेस बनेंगे। तो सारे फोर्सेस को जो हम क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं एक जगह पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, सॉरी उसे क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा, अगर नॉर्मल लगा है तो नॉर्मल ही नॉर्मल का रिएक्शन फोर्स होगा, और अगर, है ना, और अगर वहाँ पर जो है हमारे पास में क्या है, mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वही जो है वहाँ पर रिएक्शन पेयर होगा। क्या ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, है ना। तो आगे चलते हैं इसी में, और थोड़ा नॉर्मल फोर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू अब इस चीज़ को समझते हैं हम, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखो, है ना, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास में m1 है, ये हमारे पास में m2 है, ये इधर मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, मतलब इधर जो है कुछ ना कुछ f फोर्स लगा होगा, है ना। इसके लिए हमारे को जो है दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो जो है यहाँ पर से एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, एक तो हमको यहाँ से क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और एक काम और करते हैं, चलो दो ही ठीक है ना। और यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो भी हमें फाइंड करनी है। n मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर ब्लॉक के बीच में जो है वहाँ पर हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम जो होता है हमारा वो क्या होता है,
है ना। तो पहले सबसे पहला काम जो है हम क्या करेंगे, देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, है ना। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, इधर से लग रहा है F, इधर से लगेगा N, इस पर भी बात करते हैं, इधर से लग रहा है N, तो इधर से तो N ही लगेगा बस, है ना। ये इधर मूव करेगा, ये भी इधर मूव कर रहा है ना। तो इन दोनों के लिए इक्वेशंस बनाते हैं। पहले बनाएंगे इसके लिए, है ना। पहले ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ये सेकंड कंडीशन है, इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। देखो, है ना, तो F, है ना, F ले लेते हैं हम। F इधर कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है F माइनस इधर से कितना लग रहा है N, इधर से F फोर्स लग रहा है, इधर से कितना लग रहा है N, पर ये मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में, इसलिए F पहले लिया है, N बाद में लिया है, ठीक है। इधर जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, M1 और A, है ना। ये हमारे पास में इक्वेशन बनती है फर्स्ट वाली से। सेकंड वाले की बात करते हैं, इसका फोर्स जो है वो नॉर्मली लग रहा है, एक ही फोर्स है ना, और ये मूव करेगा यानी M2A से, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मुझे यहाँ से क्या करना है, देखो सबसे पहले मेरा काम क्या है, एक्सेलरेशन निकालना। मुझे फर्स्ट चीज़ क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर नॉर्मल जो है वो नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। जब दोनों को ऐड कर दिया, है ना, इक्वेशन 1+2 करेंगे, है ना, इक्वेशन 1+2 कर देंगे तो हमारे को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर n से n कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। F = M1A प्लस M2A, इधर से A कॉमन ले लोगे, F = M1A प्लस M2A, सॉरी A बाहर ले लिया हमने, तो M1 प्लस M2 डिवाइड में इसको भेज देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई कितनी, F डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये हमारे पास में एक्सेलरेशन होता है। और अगर इस सिचुएशन की हम बात करें, है ना, इसी के ऊपर आगे हम बात करेंगे। बाकी ये जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है जिसका आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यानी टोटल नेट फोर्स जो इस पर लग रहा होगा, नेट फोर्स अगर देखा जाए तो बस इधर ही है डायरेक्ट टोटल फोर्स, है ना। नेट फोर्स जो है वो टोटल फोर्स इधर ही है, एक ही फोर्स लगा हुआ है, तो नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास में एक्सेलरेशन होगा, है ना। नेट फोर्स, है ना, इसको और यहाँ लिख देता हूँ एक बार में, नेट फोर्स जो है हमारा क्या होगा, टोटल फोर्स प्लस टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये हमारे पास में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ, या फिर ये जो है मैं इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकता हूँ, किसी में भी पुट करेंगे। हमारे लिए ईजी क्या है, इसमें पुट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, इसमें पुट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। हमारे लिए ईजी क्या है, हम इसको इसमें पुट करते हैं, है ना, इसको इसमें पुट करते हैं। तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, n = M2A, A की जगह पर हमें वैल्यू पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, है ना, M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास में यहाँ पर से क्या हो गया, नॉर्मल की भी वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आई, है ना। ये हमने एक क्वेश्चन लिया था, इसमें ये जो है ये दोनों ही रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये दोनों ही जो है क्या है कर रहे हैं, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो है रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसके लिए हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इससे मैं निकाल कर बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन को अभी कर बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको अभी सारी चीज़ें वेरिएबल में थी, अब हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं इनकी, एक्यूरेट वैल्यूज़, और उसके ऊपर जो है इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। एक जो है कुछ वैल्यूज़ लेते हैं इनके लिए, और उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो बेटा हमारे पास में जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को, यहाँ पर हमें ब्लॉक दिया हुआ है 2 kg मास का, इसके पास में एक और ब्लॉक दिया हुआ है कितना, 4 kg मास का। यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो हो गया हमारे पास में 6, ठीक है, 6 न्यूटन। इधर जो है कुछ एक्सेलरेशन है, बीच में कुछ नॉर्मल है। फर्स्ट हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, सेकंड हमें फाइंड करना है नॉर्मल, है ना। फर्स्ट हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, सेकंड हमें फाइंड करना है नॉर्मल, ठीक है। तो चलते हैं आगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो, है ना, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही हमारा मेथड जो है हम तो वही करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे तो 2 kg वाले ब्लॉक पर इधर से लग रहा है नॉर्मल, इधर से लग रहा है 6 न्यूटन, है ना। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। सेकंड वाली सिचुएशन पर
ये मूव कहाँ कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ये भी ध्यान रखना है ना, मूव किस डायरेक्शन में करना है वो भी ध्यान रखना है ना। इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में इधर जो है वो क्या लग रहा है, नॉर्मल, इधर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ये सेकंड सिचुएशन। इक्वेशन बनाते हैं वापस से, है ना, इक्वेशन बनाते हैं, देखो 6 न्यूटन माइनस एन इज इक्वल्स टू एम कितना है 2 और ए, है ना, ए तो हमें फाइंड करना है ना, एन भी हमें फाइंड करना है। ये एक इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट वाली। इधर से देखते हैं इक्वेशन क्या आएगी, इधर के लिए इक्वेशन निकालेंगे तो n इज इक्वल्स टू 4a, है ना, ये इक्वेशन 2। फिर से क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2, है ना, दोनों इक्वेशंस को क्या किया हमने, फिर से ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को फिर से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, n से n फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2a + 4a, यानी कितना हो गया 6a। क्या मेरे पास यहाँ पर से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई कितनी, 1 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन आ गया, इस चीज़ को किसी में भी पुट कर दो, इक्वेशन 1 में या फिर 2 में। हम किस में पुट करेंगे, 2 में, हमारे लिए जो इजी होगा, है ना, हम किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमने कहाँ पुट कर दी, 2 में पुट कर दी, तो 2 कितना था 4a, a की वैल्यू 1, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 4 न्यूटन, है ना। ये तो हमने क्या किया, पूरे मेथड से किया। अब देखो अगर इसी चीज़ को मैं जो है डायरेक्ट अप्लाई करता, इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट अप्लाई करता तो कैसे होता, देखो डायरेक्ट अप्लाई करता तो क्या होता, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में, देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने आपको बताया था, नेट फोर्स कितना 6 न्यूटन, टोटल मास कितना है 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, एक्सेलरेशन आ गया, है ना। अब इसकी वैल्यू तो हम वैसे भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, है ना। तो ये जो हमारा मेथड है हमें बोर्ड के लिए सही रहेगा, पर अगर हमें जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए जाना है तो हम इतनी मेहनत नहीं करने बैठेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, है ना, डायरेक्ट इस मेथड का अप्लाई करेंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, है ना। ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो, है ना, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी में, ठीक है। तो देखो हमारे को एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लॉक दिया हुआ है हमारे को, एक 2 kg, एक 3 kg और एक 5 kg, है ना, ये ब्लॉक हमें दिए हुए हैं। एक्सेलरेशन वापस से इनका किधर है, इसी डायरेक्शन में है ना, एक्सेलरेशन किधर है, वापस से उसी डायरेक्शन में है। इस पर जो है यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस पर जो है इधर फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इधर देखना 20 न्यूटन हमें फाइंड करना है। अभी तो हमें एक ही दिया हुआ था नॉर्मल, अब यहाँ पर भी नॉर्मल फाइंड करना है, यहाँ पर भी नॉर्मल फाइंड करना है। यानी फर्स्ट हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, सेकंड हमें फाइंड करना है नॉर्मल 1, थर्ड हमें फाइंड करना है नॉर्मल 2। अब सर आपने तो एक ही टॉपिक बताया, क्या नॉर्मल जो है एक ही नॉर्मल था तभी बताया, इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, मेथड हमारा वही रहेगा। हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। जैसे ही आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। कैसे, देखो, तो सोल्यूशन में देखते हैं इसको, है ना। तो देखो पहले अलग कर लेंगे हम, सारे ब्लॉक्स को अलग अलग कर लिया। इस पर 2 kg, है ना, ये इस पर कितना मास है 3 kg, इस पर कितना मास है 5 kg, ठीक है। इस पर इधर से कितना लग रहा है 20 न्यूटन, इस पर इधर से कितना लग रहा है n1, इधर कितना n1, इधर कितना n2 और इधर कितना n2, है ना। इन दोनों ब्लॉक के बीच में n1, इन दोनों ब्लॉक के बीच में n2, है ना। एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में, सब में एक्सेलरेशन कहाँ मिलेगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो फर्स्ट के लिए बात करते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो कैसे निकालेंगे। तो इधर से फोर्स लग रहा है कितना 20, इधर से -n1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 2a, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गई इक्वेशन 1। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन कैसे निकलेगी, इधर से कितना n1, इधर से कितना n2, इधर 3 है, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन थर्ड देखते हैं, ये वाली, इसमें कितना एक ही फोर्स लग रहा है इधर, तो n2 इज इक्वल्स टू 5a, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब देखो क्या किया जाए, ये वैल्यू आप किसी में भी पुट कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप जो है n1 की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ से,
है ना, यहाँ से किसी की भी वैल्यू, हम इसकी वैल्यू जो है n2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसमें से n2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये कितनी आ जाएगी 5 है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी। जब आप पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, n2 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 माइनस कितना था हमारे पास में 5a इज इक्वल्स टू 3a, ये कितना हो जाएगा n1 हो जाएगा हमारे पास में कितना, n1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई बेटा, यहाँ से देखो ये हो गई हमारे पास में 8a, ठीक है, ये 8a हो गई। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, इसको इक्वेशन 4 ले लो, है ना। तो इक्वेशन फ्रॉम 4 एंड 1, है ना, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वेशन 1 में। 20 माइनस 8a इधर कितना हो जाएगा 2a, है ना, यहाँ से इसको a को उधर ले जाते हैं दोनों को, ये हो जाएगा 10a, a इक्वल्स टू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, पहली चीज़ आ गई एक्सेलरेशन आ गया, है ना। अब देखो एक्सेलरेशन आ गया तो हमारे लिए अब इजी हो गया, इधर और इधर वैल्यू पुट करेंगे, n और n1 और n2 की वैल्यू आ जाएगी। 20 है यहाँ पर पुट किया तो 100 आ गया, n1 के n2 कितना आ गया 100 न्यूटन, ठीक है, और इसमें पुट किया तो n1 कितना आ गया, है ना, कितना आ जाएगा ये 160 न्यूटन, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, कि डायरेक्ट आता है कि नहीं आता। एक मिनट, ये तो 2 आएगा ना, सॉरी ये आ जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हमारे कितना होगा 10, है ना, और ये जो होगा 16, ठीक है, ये 16 होगा। अब एक बार निकाल कर देखते हैं जो हमारा फॉर्मूला था उससे डायरेक्ट कैसे वैल्यू आएगी, देखो, है ना, डायरेक्ट वैल्यू कैसे आएगी। हमारा एक्सेलरेशन क्या हुआ था, नेट फोर्स कितना 20, मास कितना 3, 5 और 5, 3, 2 और 5 यानी कितना 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, आ गई बात समझ में, ठीक है। अब जो है ए की वैल्यू आ गई, बाकी सब जो है आप पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका इसमें यहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, है ना, ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर, देखो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम करेंगे डायरेक्ट करने के ट्राई करेंगे उसको कि भाई डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। फिर एक 4 ब्लॉक का क्वेश्चन लास्ट में लेंगे बस, फिर उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, देखो, है ना। या फिर एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा ब्लॉक वाला 4 ब्लॉक वाला, क्योंकि ये तो समझ में आ ही गया, है ना, ऐसा कर लें, चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं, है ना। तो देखो हमें यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन से दिया हुआ है हमें कितना 60 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, इधर एक्सेलरेशन ए है, यहाँ पर जो है 2 kg 4 kg और 6 kg जो है हमारे को सिचुएशन दी हुई है। यहाँ पर n2 लग रहा है, यहाँ पर n1 लग रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन, सेकंड जो है वो क्या फाइंड करना है n1, और थर्ड जो है वो क्या फाइंड करना है, थर्ड जो है वो हमें क्या फाइंड करना है n2। डायरेक्ट निकाल देते, काम करते सबसे पहले, देखो, है ना, डायरेक्ट निकाल देते, क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन में निकाल देता हूँ, बाकी आप जो है बाकी की वैल्यूज़ निकाल लेना, और n2 की वैल्यू में निकाल दूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा 60, है ना, एफ नेट कितना है 60, टोटल मास कितना हो गया, कितना 12, कितने टाइम्स आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारे पास में इसका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, n2 की। n2 की वैल्यू जो है हमारे पास में कितनी आएगी, यहाँ पर देखो n2 की वैल्यू की हम यहाँ पर बात करेंगे, n2 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो, है ना, क्या होगा n2 6 इंटू ए, 6 इंटू ए यानी 6 इंटू ए यानी कितना हो गया 5, तो n2 आ गया कितना, कितना आ गया n2, है ना, कितना आ गया हमारे पास n2 यहाँ पर 30 न्यूटन, और n1 कितना आ जाएगा वो भी निकाल ही देते हैं, देखो फटाफट से, है ना। एक इस वाले ब्लॉक पर लेते हैं, इस वाले ब्लॉक पर इधर जो है n2, इधर n1, इधर 4 जा रहा है इधर, इसकी वैल्यू भी अब हमें पता है कितनी आ गई 5, है ना। तो
N1 माइनस N2 की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 30 और M कितना 4, A कितना 5 है ना। N1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, यानी टोटल आ जाएगा हमारे पास में 50 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। क्या अब तो ये तो बहुत ईजी हो गया, अब तो डायरेक्ट कर दिया हमने, है ना। इसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाली फॉर्मूला लगाकर और डायरेक्ट आंसर आ गया। आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है बेटा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करेंगे हम बस, उसके बाद बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उसको देखो। लास्ट क्वेश्चन में जो है हमें क्या दिया हुआ है, सिचुएशन देखते हैं पहले, है ना। तो देखो लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, वैल्यूज़ इजी लेंगे, है ना। इस पर 1 kg मास है, इस पर 2 kg मास है, इधर से हमारे पास में फोर्स लग रहा है कितना 20 न्यूटन, इस पर 3 kg मास है, इस पर 4 kg मास है। यहाँ पर ये जा इधर ही रहा है अभी भी, इधर N1, इधर N2, इधर N3। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट एक्सेलरेशन, सेकंड, है ना, थर्ड जो है हमें क्या फाइंड करना है नॉर्मल, और लास्ट जो है वो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, है ना। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड। हम इसको पूरा मेथड से करने नहीं बैठेंगे, कितना करोगे 3 इक्वेशन और बहुत बातें थोड़ी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट करते हैं। कैसे? A इक्वल्स टू जो है ना, A इक्वल्स टू जो है क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मासेस। कितने मासेस टोटल, फोर्स कितना 20, मासेस का देखो सम करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, यानी 10 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया। एक्सेलरेशन हमारे पास में आ गया बेटा, एक्सेलरेशन आ गया तो हमारे पास में यहाँ पर बचा गया ये 3 वैल्यू, ये आ गया। और लास्ट वाली हम इजीली निकाल सकते हैं, पहले वही निकालेंगे, है ना। N3 निकाल लेते सबसे पहले, N3 है ना। क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, M की वैल्यू 4, एक्सेलरेशन कितना 2, कितना आ गया 8 न्यूटन। फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड की तरफ चलते हैं इसके ऊपर, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फटाफट से। कितना 3 kg लग रहा है, इधर से कितना लग रहा है हमारे पास में N3, इधर से कितना N2, है ना। इक्वेशन कैसे बनेगी, N2 माइनस N3 की वैल्यू तो हमारे पास में है कितना 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन इक्वल्स टू मास कितना 3, एक्सेलरेशन कितना 2, तो N2 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से कितनी आ जाएगी, है ना। इसमें से N हटा देते, डायरेक्ट इसको ले जाते हैं उधर। ये कितना हो जाएगा 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, तो ये आ गया, है ना। अब कितना भी कुछ भी पूछ ले हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। ऐसे ही जो है हम चलते हैं किसकी तरफ, लास्ट किसकी तरफ, ये आया हमारा फोर्थ वाला, है ना। ये फर्स्ट सेकंड, ये फोर्थ निकाल दिया हमने यहाँ पर, ये आ गया हमारा थर्ड, फर्स्ट फोर्थ और थर्ड निकाल दिया। लास्ट से पीछे से निकालना स्टार्ट करोगे इजी पड़ेगा इस ब्लॉक से, है ना। उधर से निकालने बैठोगे इक्वेशन लगाए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो नहीं करेंगे। अब एक ही ब्लॉक बचा है जिस पर से हमें N1 की वैल्यू निकालनी है, कौन सा, सेकंड वाला 2 kg, इधर से कितना N2, इधर से कितना N1, है ना। सेकंड वाला जो है उसके लिए निकालना है, तो N1 माइनस N2 की वैल्यू अभी निकाली हमने कितनी 14 इक्वल्स टू MA, यानी 2 × 2, है ना। ये हो जाएगा 14, इसको उधर ले जाओ, उधर कितना है 4, तो हो जाएगा 18 न्यूटन। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास में यहाँ पर आ गई, ये सेकंड वाली वैल्यू भी आ गई, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर निकाल दी, है ना। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा बेटा, है ना। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, नॉर्मल वाला और टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, है ना।